इस पार्ट नंबर 3 में अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम 20 to 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड। तो आप आई एम श्योर यू आर स्टडिंग वेल, और जो भी स्टूडेंट्स ये मटेरियल ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो फॉलो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मटेरियल को अवेलेबल ले सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी OMR शीट के साथ, तो घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्यूशंस यहाँ ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अराउंड 40 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस पार्ट्स। ये क्वेश्चन 41 से शुरू हो रहे हैं और आपकी जो बुकलेट है उसमें ये सीरीज में 21 to 40 क्वेश्चंस हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत थैंक यू। आप सब कमेंट में और पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं कि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और वी होप कि आगे भी आपको मदद मिलती रहेगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। जब तक हम इस सीरीज के एंड पर पहुंचेंगे यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, दोज आर वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो अब आप इंग्लिश की तैयारी का ज़्यादा टेंशन ना लें, जस्ट कीप वॉचिंग द सीरीज एंड यू आर गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यदि आपको पार्ट नंबर 1 मालूम है या याद आ रहा है तो हमने पढ़ा है क्लोजेस्ट मीनिंग इज नथिंग बट अ सिनोनिम वर्ड, राइट। एक सिमिलर मीनिंग या हिंदी में समानार्थी वर्ड को ही हम क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है इट वॉज ऑब्वियस दैट शी वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल इन हर लाइफ। आपसे बोल दिया गया इंस्ट्रक्शन में कि अंडरलाइंड वर्ड का ही आपको सिनोनिम बताना है। तो द वर्ड ऑब्वियस, द मीनिंग फॉर दैट वर्ड इज एपरेंट, समथिंग दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, है ना। सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है। तो यदि आप देखें अननोन, तो आप कह सकते हैं अननोन के लिए द वर्ड इज एलियन। अननोन के लिए वर्ड इज एलियन। वी यूज अ वर्ड एलियन फॉर समथिंग दैट इज अननोन टू अस। व्हाट इज ऑब्सोलीट? ऑब्सोलीट, आउट ऑफ फैशन या समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग और समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। अनश्योर का मतलब आप जानते हैं। तो वी गो विद द ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एपरेंट फॉर ऑब्वियस। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखिए। रीड द क्वेश्चन। Choose the option that is appropriate to fill. Choose the option that is appropriate to fill in the blank in the given statement. Again, the question is demanding for the most suitable words to be filled in the fill in the blanks. Start reading the question. The CEO has to dash funds for the dash of the employees in the company. Basically, यदि आप देखें तो आपको चारों ऑप्शन में अलोकेट, अलोकेशन मोर और लेस सिमिलर वर्ड ही दिख रहा है, लेकिन करेक्ट फॉर्म क्या होगा? अलोकेटिंग, अलोकेट्स, अलोकेटेड, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द टेंस वी में से यहाँ पर फिल होने हैं, विच इज द करेक्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर। नेक्स्ट, बेनिफिट में भी वही हो रहा है। तो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द क्लू? हैज टू, दिस टू इज अ क्लू। V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी फॉलोड। वह कहाँ लिखी है V1 फॉर्म? तो आपने कहा सबसे पहले तो हम ING फॉर्म और नाउन हटा दें, अलोकेशन नहीं चाहिए, वर्ब चाहिए। अलोकेशन इज अ नाउन, इसलिए we eliminate option number 4. Why we eliminate option number 1? We need V1 form of the verb, not the ING or the gerund form of the verb. For that reason, we left with only two options. V2 and option number 2 and option number 3. What should be the correct option? Option number 3 should be the correct option, right? Has to will followed over always with the V1 form of the verb without S or ES. The correct answer for the question should be the CEO has to allocate funds for the benefit of the employees in the company. फंड देना चाहिए ताकि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट हो सके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. At any point if you feel difficulty, please free to ask, comment in the comment box down, और अगले क्लास में उसकी क्वेरी हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टली स्पेल्ड इन द वर्ड टू बी फिल्ड इन द गिवन सेंटेंस। मैंने आपसे पुराने लेक्चर में भी ये कहा है और मैं आपसे बार बार यही बोलूंगी कि स्पेलिंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है।
spelling is as important as grammar in our examination. तो you cannot take for granted spelling वाले questions को. देखिए, in the different exams the demand is different. If we take the example of SSC examination, so there 4 spellings will be there, and they will ask which is the misspelled word or which is the correct spelled word. Here they are asking the word to be filled in the fill in the blanks, but again the trend of the question is same. आपसे सवाल का जो trend है वो same रखा गया है, and that trend is related to the spelling. आगे बढ़ते हैं. He was dash for the post, but his handwriting was. देखिए ध्यान से, यहाँ पर but एक clue है, right? but एक clue है जो sentence में कॉन्ट्राडिक्शन बताने की कोशिश कर रहा है, विरोधाभास देने की कोशिश कर रहा है. यदि आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बट के पहले पार्ट नंबर 1 में, दैट मीन्स दिस लेटर पार्ट, फॉर्मर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कुछ पॉजिटिव बातें चल रही है, लेकिन बट लगने से आगे सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में नेगेटिव होने लगा है. कैसे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. ही वॉज डैश फॉर द पोस्ट. तो बहुत ही आसान है. इन तीनों ऑप्शन में से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी पद या ओहदे के लिए वो एलिजिबल तो है, लेकिन हैंड राइटिंग पढ़ने लायक नहीं है. हाउ डू वी नो दैट कि पढ़ने लायक नहीं है? इन द नेगेटिव सेंस, द क्लू इज बट. अ कॉन्ट्राडिक्टरी conjunction always indicates towards contradiction in the first part of the sentence as well as in the second part of the sentence. हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं. He was eligible for the post, but his handwriting was. अब आपको पता नहीं है वो कौन सा शब्द है जो पढ़ने लायक नहीं है, इसके लिए इस्तेमाल होता है. तो हम यदि ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हटा देना चाहिए, क्योंकि फॉर श्योर इस वाले फिल इन द ब्लैंक में एलिजिबल फिट होता होगा. अब एलिजिबल के भी आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, यदि आप देख पा रहे हैं. ये प्रॉब्लम जो आपको पेपर में होनी है ये होगी ही, तो ध्यान रखें कि आप एलिजिबल का स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होते हैं, और एलिजिबल 2 और 3 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आना है. आगे देखते हैं. लेजिबल, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपके सामने एक स्पेलिंग लिख रही हूँ, लेजिबल. लेजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी रीड, ऐसी जिसको हम पढ़ सकते हैं. जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा कि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में या खुदाई में हमको कुछ इस तरह की लैंग्वेज मिली है जो हमारे लिए लेजिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है? द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी फाउंड, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, इट इज नॉट लेजिबल इन नेचर. तो जो लेजिबल नहीं है उसको ऑपोजिट बनाने के लिए क्या करते हैं? इलेजिबल बना लेते हैं. जैसे लीगल से इलीगल बनता है, वेरी सिंपल. तो आपने कहा वो बट है इसलिए इसका नेगेटिव वर्ड आएगा इलेजिबल. ये कहाँ लिखा है? बोले ऑप्शन नंबर 2 और 3 में लिखा है. ध्यान से देखिए, दोनों में नहीं लिखा है. ऑप्शन नंबर 2 में इलेजिबल का स्पेलिंग गलत लिखा है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. गेटिंग द पॉइंट्स? वेरी गुड. तो यहाँ आपसे स्पेलिंग से रिलेटेड वर्ड पूछे गए हैं, एज वेल एज वोकैबुलरी इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. तो क्वेश्चन नंबर 43, आई गेस यू डोंट फील एनी डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आगे देखें. क्वेश्चन नंबर 44, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एक्शन. ध्यान से देखिए सेंटेंस, ध्यान से देखिए. ये सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बनाए गए हैं? एडजेक्टिव चैप्टर के ऊपर बनाए गए हैं. और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप एम कैरियर प्लस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें जाकर इंग्लिश का कोर्स परचेज कर लीजिए. यदि आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है. जस्ट क्लिकिंग दैट लिंक, बाय क्लिकिंग दैट लिंक आप सीधे ही पैकेज खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. आप पैकेज परचेज कर सकते हैं. व्हाई डू वी नीड दैट पैकेज? उस पैकेज में आपको हर एक चैप्टर, बी इट अ नाउन और अ टेंस और अ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉर दैट मैटर, हर चैप्टर बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया है. तो ये क्वेश्चन विल फील piece of cake after watching all these lectures. इसलिए मैं आपसे बोल रही थी, if you are not comfortable with such easy logic, you must buy that course. Nevertheless, Anil is dash any other boy in the class, right?
बेसिकली वो कह रहा है कि अच्छा है कैसे पता चला, सारे के सारे ऑप्शन में बहुत अच्छा है या ठीक है ऐसा फीलिंग है। बेसिकली हमको गुड, बेटर, बेस्ट वाले एडजेक्टिव में से बेस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को पिक करना था। दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इज दैट सो? बट प्रॉब्लम ये है कि यदि हमको मालूम भी है कि गुड एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो विच एडजेक्टिव शुड बी ऑप्ट, इसी के ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब आपसे अगला सवाल ये है कि हम इनमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दें सबसे पहले। तो देखिए, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आपने कहा अनिल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। क्या पता मैडम, गुडर देन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि गुड कंपैरेटिव होके खुद क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो वी विल लीव सेफली, गुडर देन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वी कैन वाउच फॉर दैट कि वो ऑप्शन शुड बी एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अब बेटर देन अगेन रॉन्ग, लेकिन मुझे बता सकते हैं रीजन क्या है। रीजन ये है कि ये जो आर्टिकल ए हमने लगाया है, दिस इज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, नॉट फॉर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, आप हमेशा दिस इज अ गुड बॉय बोलते हैं, दिस इज अ बेटर बॉय विल नॉट सूट एप्रोप्रिएटली, तो द भी नहीं लगाएंगे। द रीजन इज आर्टिकल, सॉरी बेस्ट भी नहीं लगाएंगे, आर्टिकल द इज मिसिंग। द करेक्ट आंसर इज बेटर देन। अनिल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। बाकी क्लास में किसी भी बच्चे से अनिल बेटर है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द अदर वॉइस। देखिए ध्यान से, अदर वॉइस का मतलब क्या है। अदर वॉइस मीन्स क्वेश्चन मे बी गिवन इन द एक्टिव वॉइस एंड दे आर आस्किंग टू चेंज दैट इनटू पैसिव एंड वाइस वर्सा। हो सकता है सवाल एक्टिव वॉइस में दिया हो और आपसे पैसिव पूछ रहा हो, या पैसिव में दिया हो आपसे एक्टिव पूछ रहा हो। तो इंस्ट्रक्शन में यदि आपको अदर वॉइस मिले तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी स्टेटमेंट है उसका उल्टा वॉइस आपको लिखना था। चलिए आगे देखते हैं। द स्मिथ सेलिब्रेटेड क्रिसमस दिस ईयर। ये सवाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कौन से वॉइस में लिखा गया है, यू विल यूनानिमसली आंसर के एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। दैट मीन्स I am asked to be answer the question into passive voice. Passive voice में क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए देखते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमको शायद समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। This year Christmas was celebrated by the Smiths. This year the Smiths celebrated Christmas. This year was celebrated, इस यहाँ पर this year was celebrated। इस सवाल में ऑब्जेक्ट है क्रिसमस। इसका मतलब जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह आएंगे तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ना कि सब्जेक्ट के बाद, इसलिए हम ये ऑप्शन हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट। क्रिसमस बाय दी, ओके, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। वी लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। दिस ईयर द स्मिथ सेलिब्रेटेड क्रिसमस, दिस ईयर द क्रिसमस वाज सेलिब्रेटेड बाय द स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Very simple active passive voice question, nothing rocket science, you already discussed this logic। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? चैप्टर क्या पूछा गया है? प्रीपोजिशन। अगेन मैंने आपसे बार बार कहा है और मैं आपसे अभी भी बोल रही हूँ, रीड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमाइनर एंड आर्टिकल thoroughly. These chapters are very very important. Question must be there in the examination out of the given chapters. So start. After playing dash the beach, the dog, the dish its must pause came dash the clean kitchen, right? अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस में से आपको ये देखना है किचन में आ गया था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल ही गलत है ना। किचन में अंदर आने में विथ लास्ट में अप्रोप्रिएट नहीं होता, इसका मतलब वी लेफ्ट विद ओनली 1, 2, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन। अच्छा, अब हम क्या करें मैडम? आफ्टर प्लेइंग एट द बीच, ऑन द बीच, विच ऑप्शन इज करेक्ट? यदि आपने ये चूज कर लिया कि यहाँ ऑन आएगा तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है। यदि आपने ये चूज कर लिया कि एट द बीच आएगा तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में से कोई एक सही है। स्टार्ट सॉल्विंग। द डॉग डैश विद मट्स, राइट? तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। व्हाई?
द प्रीपोजिशन डिटेल्स एक्सप्लेनर्स इटसेल्फ, आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए कि हम रूम के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, लाइक दैट ओनली. Choose the appropriate verbs to complete the given sentence. We seem dash problem a problem with the radio, है ना. अब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. Having a problem, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आगे बढ़े. करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस. क्लॉज का मतलब क्या है हम पढ़ चुके हैं. देखिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम. दे आर आस्किंग फॉर द पार्ट नंबर 2 आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. पार्ट नंबर 2 इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ सही होगा ये आपसे पूछा गया है, तो हम भरने की कोशिश करते हैं. सवाल पढ़ते हैं. द स्टूडेंट हैड डिनर, स्टूडेंट ने खाना खाया था. आफ्टर दे हैड प्लेड द होल इवनिंग, when they played the whole evening, who were hungry, that they had after classes, you know. इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परफेक्ट पास्ट को जानने की जरूरत पड़ेगी, नॉट इन डिटेल, लेकिन फिर भी हम ट्राई सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं. इस सवाल में हेड जो है वो सेंटेंस का मेन वर्ब है, आप समझ पा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. After they had played the whole evening, तो करेक्ट आंसर इज दिस. Why? इस सवाल की आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 एक्शन हो रहे हैं. पहला एक्शन क्या है, उन्होंने खाना खाया. दूसरा एक्शन क्या है, पूरे शाम खेलने के बाद. तो जब भी ऐसा लगे कि 2 एक्शन पास्ट टेंस में हो रहे हैं, तो आप एक एक्शन को जो पहले हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट में रखें और दूसरा वाला सिंपल पास्ट में रख दें. यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 48 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2. अगेन, whenever 2 past actions happened in the previous time, तो जो पहले एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो उसका इफेक्ट है वो हम उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, टेंस में हम ये पढ़ेंगे डिटेल में. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पूछा गया है. आप कह सकते हैं कि ये सवाल आपसे मॉडल चैप्टर से पूछा गया है. हमने बहुत डिटेल में क्लास में ये मॉडल चैप्टर पढ़ा है. मॉडल चैप्टर इज नथिंग बट यू कैन रिलेट, इट इज रिलेटेड टू डिटरमाइनर्स चैप्टर. ओके, जिनके पास नोट्स हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप प्लीज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में स्टडी मटेरियल का जो पोर्शन है वहां पर जाकर बुक ऑर्डर कर सकते हैं, दी ब्लू बुक ऑफ इंग्लिश. वहां हर चैप्टर बहुत डिटेल में है. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी कि वो बुक कैसी दिखती है. आगे देखिए. पीपल डैश नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम द पब्लिक गार्डन, नहीं करना चाहिए. तो जब भी सजेशन मूड क्या होता है, शुड नॉट. इट्स अ वेरी जनरल, आपको मालूम है. आगे बढ़ते हैं. Question number 50, choose the option with the appropriate punctuation inserted for the given sentence. आपसे punctuations पूछे गए हैं. punctuations, ये question अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. we'll discuss that question later. 51 question देखिए. choose the option that best fills in the sentence. I am very late. I must reach there fastest as too fast. कह रहा मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना चाहिए. तो द आंसर इज एज फास्ट एज आई कैन. ध्यान रखेंगे, सुन लीजिए. जब भी आप एज के साथ और एज के साथ लगा रहे हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री कंजंक्शन कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा है, जो अपने नेचर में पॉजिटिव है. लेकिन एक और बात ध्यान रखें, एज और एज के साथ बीच में आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा और किसी भी डिग्री का नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर. इसका मतलब आप एज फास्टर एज नहीं लिख सकते, एज फास्टेस्ट एज नहीं लिख सकते. ऑल दैट ऑप्शंस विल बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. आगे क्वेश्चन नंबर 52, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस. द रेलवे लाइन्स क्रॉस द डैश पाथ ऑफ डैश विलेजर्स एट डैश जंक्शन. ठीक है. द रेलवे लाइन्स क्रॉस्ड डैश पाथ. अब आप कहेंगे या तो ए ऑप्शन है अ पाथ या फिर द ऑप्शन है. आगे देखते हैं. ऑफ डैश
अब आप मुझे बताइए इस ऑप्शन के लिए क्या कभी एन आ सकता है? क्या आप यहाँ एन लगा सकते हैं? आप कहेंगे कभी नहीं, क्योंकि एन लगाने के लिए आगे वाले नाउन में ए ई आई ओ यू का साउंड चाहिए, जो विलेजर्स में मिसिंग है। इसलिए हम बहुत सेफली ऑप्शन नंबर 3 और 4 को हटा सकते हैं। इवन दो वी हैड डाउट हेयर, आगे पढ़ने के बाद वो क्लियर हो गया। इसका मतलब वी आर वेरी मच श्योर कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाना चाहिए? द। रीड द क्वेश्चन अगेन। द रेलवे लाइन क्रॉस द पाथ ऑफ अ विलेजर्स। तो देखिए ये प्लूरल है ना, तो कभी भी आर्टिकल ए नहीं आ सकता। द करेक्ट आंसर इज द, तो आप कहेंगे द विलेजर्स एट अ जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए वाज वेरी सिंपल। कभी कभी ऑप्शंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है while solving the question. कभी कभी क्या more than 90% time you can solve every question by seeing the options only, very simply. So do not try haphazardly answer the question. थोड़ा take a moment, look into the options given in the question, उसके बाद क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 53। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। लास्ट समर द कंट्री डैश। व्हाट इज द क्लू? लास्ट। इसका मतलब बहुत ही आसानी से इस सवाल को समझने की जरूरत है, और आप कहेंगे दिस क्वेश्चन वाज नथिंग बट बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। इसीलिए लास्ट समर द कंट्री one of its worst crisis हमने फेस किया, तो आंसर इज फेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अगेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिलेटेड टू कंजंक्शन। जॉइनिंग वर्ड्स आर कंजंक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश यू लाइक इट और नॉट, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। चाहे तुमको पसंद हो या ना हो, मैं फिर से आऊंगा, ऐसा घर में कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कहना चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई विल कम टू योर हाउस इज अ करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देने की कोशिश करेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स अवर स्लीप टाइम ओवर द पास्ट ईयर has reduced. I might feel this question is repeated. यदि repeat है तो छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। Choose the correct form of the clause of the given sentence. Dash you may go home, है ना। If you will finish, you go home. Again देखिए clause को पूरा करने के लिए बोल रहा है, तो आगे बोल रहे हैं you may go home. If you will wish finished your assignment, no. Whenever you finish your assignment, you may go home. Because you finishes बिल्कुल does not make any sense. Though you may go, no. Whenever you finish your assignment, you may go home. Right? जब भी आप खत्म कर लें घर जा सकते हैं। Question 57. Appropriate prepositions पूछे गए हैं, सवाल ध्यान से पढ़ें। Shania walked dash in an empty classroom and sat dash her desk while she waited dash other classmates to arrive. ठीक। She waited for, है ना, बहुत आसान सवाल है। सानिया वॉक्ड एन एम्प्टी क्लासरूम। ध्यान रखें, किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में यदि आप एंट्री लेते हैं तो हम उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? इनटू। इन नहीं लगाते, इनटू। एंड सेट एट हर डेस्क फॉर द classmates to arrive. Next question, question number 58. Choose the option that is appropriate to fill in the blank given sentence. Rajiv was able to get away with dash and was given a light punishment due to his dash with a police officers, है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दिस क्वेश्चन इज अगेन द वर्ड ऑफ सिलेक्शन आपसे पूछा गया है। एक बार अपने एंड पे इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें कि क्या होगा क्वेश्चन का, ठीक है। Rajiv was able to get away with dash and was given a light punishment due to his dash with the police officer, ठीक है। तो अब लाइट पनिशमेंट क्यों मिला है? ड्यू टू हिज पुलिस ऑफिसर, ठीक। तो आपने कहा कनेक्शन की वजह से उसको थोड़ी सी पनिशमेंट मिली, अपना अपराध जो उसने किया है उसके लिए, और फिर छोड़ दिया क्योंकि उसके एक पुलिस के साथ कनेक्शंस हैं। तो आपने कहा फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं आएगा, राइट।
कनेक्शंस ही इस सवाल का सही जवाब है। तो हम आगे बढ़ेंगे। राजीव वॉज एबल टू गेट विद इम्प्यूनिटी, मतलब आपको थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा सा चार्ज देके वो बोले बिल दे दी गई है ताकि, क्योंकि आपका उसके साथ कनेक्शन है तो अब आप जा सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट एंड टीचर, आपको वॉइस में बदलना है। इस सवाल के लिए सब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो जब आप इसको पेसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, इसीलिए हर सेंटेंस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स से शुरू हो रहा है। देखिए हर सवाल में यहाँ तक कॉमन बातें लिखी गई हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। द रीजन बीइंग कि जब आप एक्टिव को पेसिव में बनाते हैं, जैसे मैंने आपसे हिंदी में कहा मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आप कहेंगे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। जो पहले सब्जेक्ट था दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड जो पहले ऑब्जेक्ट था दैट बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज नथिंग बट एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। आगे बढ़े। द स्टूडेंट एंड टीचर्स, अब आप मुझे बताइए वॉज एड्रेसिंग ये कौन से सेंटेंस में लिखा गया है? आप कहेंगे मैडम वेरी सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। तो वॉइस बदलते समय टेंस नहीं बदलता है, याद रखेंगे। तो आपको वही ऑप्शन ढूंढना चाहिए जो पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करता है। और जैसे ही आपने कहा मैडम पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब ऑप्शन नंबर 4, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको कोई भी क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता चल गया वर्ब बीइंग पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गेटिंग द पॉइंट। तो हमने एलिमिनेट कर दिए सारे ऑप्शंस, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देख के वी ऑप्ट द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। Question number 60. Choose the option that correctly spell the word to be filled in the given sentence. Dash enjoy dash character that the actor portrayed. ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा गया है स्पेक्टेटर्स, जो देखने वाले लोग हैं ना। द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, स्पेलिंग का ही सवाल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।